तो अच्छी बात है, मैं रिकॉर्डिंग में जरा उसका जिक्र भी कर दूं ताकि जो स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस सुस्ती के मारे अटेंड नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा हो जाए ना, मिस्ट्री सा हो जाए कि उन्होंने आधा पौना घंटा के बारे में डिस्कस किया, हमने नहीं बताना उन्हें। सही है, ठीक है। हाँ, घंटा तो हो ही गया, हमने तकरीबन 40 मिनट्स 30-40 मिनट्स तो हमने गुजार दिए पढ़ाई में, दूसरी किस्म की जो पढ़ाई होती है अपनी। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मजा आता है चीज, हमें लगता है कि भाई हम इंसान है, वी कैन टॉक अबाउट समथिंग एल्स अदर देन स्टडीज एज वेल, है ना। हम भी अपनी गलतियों का एतराफ करें, हम भी बताएं कि भाई हम भी इम्परफेक्ट है और क्या हमें करना चाहिए टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। ठीक है जनाब, तो बात हो रही थी, शुरू हुई थी कि भाई पढ़ाई किस तरह से मैनेज करें, और बात आ गई किस पे, इधर से उधर हम निकल गए। ठीक है, चले जनाब। तो कल मैंने आप लोगों को 2 होम असाइनमेंट्स दिए थे। अनस बच्चे आपको समझ आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस की बात समझ आ गई। अनस ने क्वेश्चन पूछा था कि जी आप मुझे बताएं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का क्या कॉन्सेप्ट है, तो अनस को भी मैंने समझा दिया, उससे बाकी सबको भी समझ आ गया होगा। ठीक है जनाब, चलें। कल मैंने आप लोगों को एक होम असाइनमेंट दिया था, इट वाज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, और क्लास वर्क नंबर 5 हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इजी सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, है ना। और उसमें उन्होंने आपसे पूछा था कि लिस्ट एनी 4 कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो मैंने आपको बताया हुआ पैक हैंडबुक में भी, और स्टडी टेक्स्ट आप इंशाल्लाह जब मैं चैप्टर एंड करूंगी तो मैं आपको कहूंगी कि स्टडी टेक्स्ट को भी गो थ्रू करें, उसके अंदर थ्योरेटिकल एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर भी सारे रीजन वगैरह गिवन है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को कोई प्रॉब्लम अपेरेंटली नहीं है। और क्लास वर्क नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्लास वर्क नंबर 5 में अब्दुल्ला का क्वेश्चन है, तो लेट्स सी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। क्लास वर्क नंबर 5 में वो क्या कहता है, चलो जी, क्लास वर्क नंबर 5। ओहो, एक तो वो कर्सर जो है ना, मैंने तो सीसीपी देख लिया, आपने देखना आप भी देख लें। हाँ जी, क्लास वर्क नंबर 5 में कहाँ पे प्रॉब्लम है अब्दुल्ला? आप कह रहे हो आइडल आवर्स, ये रहे 10,000 आवर्स आपके आइडल है एक्चुअल। अच्छा, मोहम्मद शाहरुख आते हैं वापस प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पे। बेटा 10,000 आवर्स वर लॉस्ट ना, तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि आइडल आवर्स कितने थे, तो आइडल आवर्स 10,000 थे। स्टैंडर्ड आइडल टाइम देख लेते हैं, हमारे पास क्या हिसाब किताब था यहाँ पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ये रहा, रेट पर डायरेक्टली बराबर है। क्या कह रही है, इसने अलग से आपको दिया हुआ है आइडल टाइम, बजटेड आउटपुट है 25,000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज 20,000। बच्चे स्टैंडर्ड आइडल टाइम इसका मतलब है 0 होगा ना, अपेरेंटली उसने हमें कोई नहीं दिया हुआ। बात समझ आई अब्दुल्ला? हमें इसने क्या कोई दिया हुआ स्टैंडर्ड, लेकिन नहीं, फॉर एग्जांपल नहीं था, आपने आपको था ही नहीं कि आइडल टाइम कोई होगा। ठीक है, ये अनफोर्सीन हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, फिर क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इसका मतलब है 0 है। बात समझ आ गई? आपके पास क्वेश्चन में कहीं पे भी उन्होंने नहीं बताया हुआ ना कि आइडल टाइम कितना है, स्टैंडर्ड कितना है आइडल टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड में मतलब हमें था ही नहीं कि आइडल टाइम होगा, लेकिन एक्चुअली 10,000 आवर्स, हाँ जी 5 दिया हुआ है। ये क्या है? ये तो रेट दिया हुआ है ना, पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये तो रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर है कि एक मतलब लेबर कॉस्ट का है ये तो। बात समझ आ गई अब्दुल्ला? तो फिर हमारे पास जो वेरिएंस होगा वो एंटायरली क्या होगा, एक्चुअली हमारा पूरा स्टैंडर्ड हमारा 0 था, इन अदर वर्ड्स स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी 0 थी आइडल की, है ना। और जो हमारा एक्चुअल हुआ वो पूरा का पूरा 10,000 के ऊपर ही अब हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल हो गया, क्योंकि इन्होंने हमें स्टैंडर्ड में कोई आइडल टाइम का दिया ही नहीं था, वो बता देंगे सना। अगर तो स्टैंडर्ड टाइम में अगर स्टैंडर्ड उन्होंने रखा होता ना आइडल का, तो उन्होंने अलग से इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इधर आ जाते हैं, इधर आ गया, इसमें तो आइडल टाइम नहीं है, आइडल टाइम किस इसमें था, लेबर के उस पे आ जाते हैं। ठीक है, आप जब भी देखोगे तो आपको वो बताएगा कि भाई इतना परसेंट जो है ना वो हमारा आइडल एक्सपेक्टेड मतलब था। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑल लेबर वेरिएंसेस है, इधर आइडल टाइम का नहीं है ये वाला भी, एक्चुअल आइडल इसमें है ना। यहाँ एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। एक सेकंड, यहाँ पे क्या, एक सेकंड, लेट मी जस्ट टेक द क्वेश्चन अगेन। इसमें क्या पेड और वर्क आवर्स डिफरेंट है? ऑब्वियसली बात है डिफरेंट है, बिल्कुल होगा, यही करेंगे मोहम्मद शाहरुख। नहीं, 5 - 4 करके कैसे? आई डोंट गेट इट, आपने 5 - 4 किस बेसिस पे किया? 5 तो रेट है, आवर्स थोड़ी है। ठीक है मुनीबा, आंसर ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इत्तेफाक से फिर ठीक आ गया होगा, होना नहीं चाहिए। ठीक है, काम गलत हुआ है। जी जनाब, क्लियर होगी बात? ये हो गया ना, वही वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड। तो बेसिकली एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर्स पेड का डिफरेंस कितना है? आइडल टाइम।
10,000 आवर्स, इज दैट क्लियर? और आपके पास रेट कितना चल रहा है, स्टैंडर्ड आपके पास रेट है 4, तो वही वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है, इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तो आपके पास 10,000 घंटे डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल आवर्स वर्क एंड एक्चुअल आवर्स पेड। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ये मैं आपको क्लास के एंड पे करवा दूंगी, ठीक है? बल्कि मैं ये सोची थी कि मैं इसको क्लास में ना डिस्कस करूं, अभी मैं वही सोच रही हूँ कि मैं किसी तरीके से ना वीडियो बना लूं क्लास बुक नंबर 9 को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है? सोल्यूशन अगर मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मैं चाह रही हूँ कि मैं वीडियो बना के ना वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूं। मैं अभी उसी के ऊपर काम कर रही थी कि मैं उसको थोड़ा और इलैबोरेट कर दूं सोल्यूशन को, ठीक है? उसी के ऊपर मैं अभी क्लास से पहले काम कर रही थी। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स आइडल। मसला ये कि बेटा आइडल आवर्स है ही नहीं, है ना? आप मुनीबा आपने जो लिखा है ना, नहीं कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक है वो जो मैंने आपको लिखवाया, मैं आपको सारा समझा दूंगी, वो सारी बात बिल्कुल ठीक है जो मैंने लिखवाई थी, जो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा मुनीबा आपका जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स आइडल, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना? पहला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, इज दैट क्लियर? माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स आइडल, ये हो जाएगा 4 into 10,000, ठीक है? तो भले मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूं एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, या मैं मुनीबा वाला फॉर्मूला यूज करूं, आंसर मेरा सेम आना है, ठीक है ना अब्दुल्ला, मुनीबा, शाहरुख जो सवाल पूछ रहे थे, ठीक है? तो भले मैं जोन सा भी अभी किसी ने ये वाला, हाँ मोहम्मद शाहरुख कह रहे थे कि यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड लेंगे। पहली बात तो ये यहाँ पे स्टैंडर्ड में आइडल टाइम है ही नहीं, तो वो वाला सवाल उठता ही नहीं है कि क्या स्टैंडर्ड के अंदर आइडल टाइम को इनकॉर्पोरेट किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो आप दोनों सिनेरियोज में से कोई सा भी फॉर्मूला पिक करेंगे आंसर सेम होना है। शाहरुख कह रहे हैं कि एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट वाला फॉर्मूला यूज करें, तो जरा देख लेते हैं। एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर्स पेड जो डिफरेंस है वो 10,000 ही तो है, तो 10,000 into 4 हो जाएगा। और जो मुनीबा ने फॉर्मूला लिखा है स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स आइडल मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, वो भी आंसर वही आ जाएगा 10,000 into 4, क्योंकि स्टैंडर्ड में हमारे पास आइडल आवर्स जीरो है, इज दैट क्लियर? दिया हुआ नहीं है, वरना वो देता, वो आपको बताता स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हुए, वो बताता कि भाई हमारा स्टैंडर्ड ये है कि हमारे एक्चुअल जो हमारे आइडल टाइम है दैट इज 1 hour per unit, ठीक है? वो हमें बता देता, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड कितना बनता है। चले जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 में कोई प्रॉब्लम था, जल्दी से बताएं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 में कहाँ प्रॉब्लम था, जल्दी से बताएं, फिर आगे चलेंगे। वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड, हाँ जी सॉल्यूशन सामने रख के बता रही हूँ क्योंकि उससे बहुत आसान हो जाता है, टाइम कम सेव होता है हमारा। हाँ जी, क्या है वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड का फॉर्मूला है जी अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो पहली बात तो ये कि बजटेड हमारे पास क्या है, मैंने आपको कल, अच्छा कल हमने ये बात भी डिस्कस अभी तक नहीं की ना कि बजटेड स्टैंडर्ड और एक्चुअल में फर्क है ना, वो चीज हमने डिस्कस करनी है, छोटा सा वो की पॉइंट है उसको देखना है। हमारे पास 15,000 आवर्स नॉर्मल कैपेसिटी है ना, हमारे पास 15,000 आवर्स नॉर्मल कैपेसिटी है, यही हमारी बजटेड भी होगी। हमारे बजटेड आवर्स कितने हैं? 15,000। हमने बजट किया हुआ है कि हम लोग 15,000 घंटे काम करेंगे, है ना? लेकिन हमने एक्चुअली काम कितना किया? हमने एक्चुअली काम किया कितने? 27,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 33 मिनट्स। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने घंटे काम किए। यहाँ तक बात समझ आ गई? हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? हमारा फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास है जी अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है? ये हमारे पास फॉर्मूला है। जी अगर मैं इसको ब्रेकअप करूं तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड मेरे पास इसका क्या फॉर्मूला है? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड का फॉर्मूला कल मैंने आपको आवर्स के बेसिस पे अगर होता है चीज तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना? याद है? और हमारे पास जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है उसका क्या फॉर्मूला बनता है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड आवर्स। यस, ये कल मैंने आपको लिखवाया है ना फॉर्मूला। नहीं तो बच्चे अब्दुल्ला, एक मैनेजमेंट को सिर्फ आपने कॉस्ट वेरिएंस नहीं बताना ना, उसको आपने जितना ब्रेक करके बता सकते हैं वो बताना है कि जो वेरिएंस आ रहा है ये फर्दर किस वजह से, हम किस चीज को फोकस करें, रेट की वजह से वेरिएंस आ रहा है, वॉल्यूम की वजह से आ रहा है। ये काम आप सिर्फ पेपर पास करने के लिए तो नहीं फॉर्मूला पढ़े ना, ये तो आपने आगे जाके अप्लाई करना है डिसीजन मेकिंग के अंदर। आपने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना है फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा या इतनी ज्यादा कम क्यों है, फ्लक्चुएट क्यों कर रही है फ्रॉम स्टैंडर्ड। तो उसके लिए तो आप जितना ज्यादा उसको डिटेल में जाओगे, जितना ज्यादा उसको क्या बोलते हैं उसको माइक्रो लेवल पे पढ़ोगे, देखोगे उतना ज्यादा आसान है। अच्छी बात है, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमें किस एरिया में वर्कआउट करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? तो अब जरा मुझे बताइए हमारे सिनेरियो के अंदर स्टैंडर्ड रेट क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड का, फिक्स्ड ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट है 18, है ना? फिक्स्ड ओवरहेड की हम बात करें तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैंडर्ड रेट है ₹18 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है? दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। चले जी, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना, कैसे कैलकुलेट होगा? कैसे कैलकुलेट होगा? हमें उसने बता दिया है कि 30 मिनट्स हमारा स्टैंडर्ड है ना? हम ये कहेंगे कि जी स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है हमारा 0.5, इज दैट क्लियर? है ना? 0.5 आवर्स है। एक्चुअल हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई है? एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 27,000 यूनिट्स की। तो अगर मैं आपको बोलूं कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 27,000 यूनिट्स के लिए, हमें कितना टाइम लगाना चाहिए था, तो हम क्या कहेंगे 27,000 into 0.5, इज दैट क्लियर? हाँ जी, बात समझ आ गई? 13,500 आवर्स हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? बजटेड आवर्स चाहिए, तो हम बजटेड आवर्स देख लेते हैं। बजटेड आवर्स है आपके पास 15,000। सारी चीजें आपके पास आ गई। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस।
फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आपका क्या बनता है, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रेट 18 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 13,500, ठीक है, माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्या है, स्टैंडर्ड रेट इज 18 मल्टीप्लाइड बाय बजटेड आवर्स, ये आपका आ गया मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना। वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड, हाँ जी, सॉल्यूशन सामने रख के बता रही हूँ क्योंकि उससे बहुत आसान हो जाता है, टाइम कम से होता है हमारा। हाँ जी, क्या है वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड का फॉर्मूला है जी अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो पहली बात तो ये कि बजटेड हमारे पास क्या है, मैंने आपको कल, अच्छा कल हमने ये बात भी डिस्कस अभी तक नहीं की ना कि बजटेड स्टैंडर्ड और एक्चुअल में फर्क है ना, वो चीज हमने डिस्कस करनी है, छोटा सा वो की पॉइंट है, उसको देखना है। हमारे पास 15,000 आवर्स नॉर्मल कैपेसिटी है ना, हमारे पास 15,000 आवर्स नॉर्मल कैपेसिटी है, यही हमारी बजटेड भी होगी। हमारे बजटेड आवर्स कितने हैं, 15,000। हमने बजट किया हुआ है कि हम लोग 15,000 घंटे काम करेंगे, है ना, लेकिन हमने एक्चुअली काम कितना किया, हमने एक्चुअली काम किया कितने, 27,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 33 मिनट्स। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने घंटे काम किए, यहाँ तक बात समझ आ गई। हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास है जी अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला। अच्छा जी, अगर मैं इसको ब्रेकअप करूं तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड मेरे पास इसका क्या फॉर्मूला है, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड का फॉर्मूला कल मैंने आपको आवर्स के बेसिस पे अगर होता है चीज तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना, याद है। और हमारे पास जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है उसका क्या फॉर्मूला बनता है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड आवर्स। यस, ये कल मैंने आपको लिखवाया ना फॉर्मूलाज, नहीं तो बच्चे अब्दुल्ला एक मैनेजमेंट को सिर्फ आपने कॉस्ट वेरिएंस नहीं बताना ना, उसको आपने जितना ब्रेक करके बता सकते हैं वो बताना है कि जो वेरिएंस आ रहा है ये फर्दर किस वजह से है, हम किस चीज को फोकस करें, रेट की वजह से वेरिएंस आ रहा है, वॉल्यूम की वजह से आ रहा है। ये काम आप सिर्फ पेपर पास करने के लिए तो नहीं फॉर्मूला पढ़ ना, ये तो आपने आगे जाके अप्लाई करना है डिसीजन मेकिंग के अंदर, आपने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना है फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा कम क्यों है, फ्लक्चुएट क्यों कर रही है फ्रॉम स्टैंडर्ड। तो उसके लिए तो आप जितना ज्यादा उसको डिटेल में जाओगे, जितना ज्यादा उसको क्या बोलते हैं उसको माइक्रो लेवल पे पढ़ोगे देखोगे उतना ज्यादा आसान है। अच्छी बात है, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमें किस एरिया में वर्कआउट करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? तो अब जरा मुझे बताइए हमारे सिनेरियो के अंदर स्टैंडर्ड रेट क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड का, फिक्स्ड ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट है 18, है ना, फिक्स्ड ओवरहेड की हम बात कर रहे हैं तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैंडर्ड रेट है ₹18 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। चले जी, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना, कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, हमें उसने बता दिया है कि 30 मिनट्स हमारा स्टैंडर्ड है ना, हम ये कहेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है हमारा 0.5, इज दैट क्लियर, है ना, 0.5 आवर्स है। एक्चुअल हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई है, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 27,000 यूनिट्स की। तो अगर मैं आपको बोलूं कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 27,000 यूनिट्स के लिए हमें कितना टाइम लगाना चाहिए था, तो हम क्या कहेंगे 27,000 इंटू 0.5, इज दैट क्लियर। हाँ जी, बात समझ आ रही है, 13,500 आवर्स हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, बजटेड आवर्स चाहिए, तो हम बजटेड आवर्स देख लेते हैं। बजटेड आवर्स है आपके पास 15,000, सारी चीजें आपके पास आ गई। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आपका क्या बनता है, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रेट 18 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 13,500, ठीक है, माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्या है, स्टैंडर्ड रेट इज 18 मल्टीप्लाइड बाय बजटेड आवर्स, ये आपका आ गया वॉल्यूम वेरिएंस। यानी कि एक्चुअली 13,500 और 15,000 आवर्स का हमने जो है वो डिफरेंस लिया बेसिकली यहाँ पे, जो हमारे वॉल्यूम की वजह से फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि अब यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं ना, तो हम वॉल्यूम के बेसिस पे एक्टिविटी लेवल के बेसिस पे ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। तो 13,500 और 15,000 घंटे के दरमियान जो कैपेसिटी आपने पूरी अचीव नहीं की, जो आपने पूरे अपने बजटेड आवर्स काम नहीं किए, तो उसकी वजह से फिक्स्ड ओवरहेड्स के कॉस्ट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से पड़ रहा है 27,000 इट वाज। इज दैट क्लियर? यही आ रहा है। किधर गया, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 27,000 इट वाज, ठीक है, बात समझ आ गई। चले और भी मसला, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 में चलें जी। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस करने के बाद अब हमारे पास वैसे तो दो चीजें रह गई है जो कि अभी हम एक करने लगे, मैं आपको लिखवाने लगी हूँ, सेल्स वेरिएंस और मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। मटेरियल रिलेटेड है वो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, लेकिन मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस को हम थोड़ा मैं डेफर कर रही हूँ, वो इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं सेल्स वेरिएंसेस। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स वेरिएंसेस करने के बाद हम आ जाए प्रॉफिट्स रिकंसिलिएशन पे, रिकंसिलिएशन बिटवीन प्रॉफिट्स एज वेल एज रिकंसिलिएशन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। सेल्स वेरिएंसेस पर आते हैं, तो सेल्स वेरिएंसेस में भी मैं आपको क्या करूंगी, सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगी क्योंकि अगेन ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है समझने के लिए, ठीक है।
सबसे पहला हमारा है सेल्स प्राइस, हमारी कॉस्ट वेरिएंसेस खत्म है सिवाय मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस के, कॉस्ट रिलेटेड वेरिएंसेस हमारे एंड हो गए, ठीक है। सेल्स प्राइस वेरिएंस जो है उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, अगेन सेल्स प्राइस वेरिएंस है, तो हमारा ध्यान हमारा चला जाएगा इसमें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमारे जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट फिक्स की हुई थी और जो हमारी एक्चुअल प्राइस हमने चार्ज की, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उससे हमारी टोटल सेल्स रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ा, ये होगा ना हमारा ऑब्जेक्टिव, प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आया। तो क्या फॉर्मूला बनता है, जब भी आप रेट्स के दरमियान डिफरेंस निकालते हैं तो पहली बात तो ये कि उसमें फिक्स किसको कर देते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी को, है ना, एक्चुअल को आप फिक्स कर देते हैं, याद हो गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। लेकिन अब एक और तरीका मैं आपको बात बताऊं याद करने का, मुझे बात बताइए, जब भी आप कॉस्ट रिलेटेड वेरिएंसेस निकालते थे, है ना, जब भी आप कॉस्ट वेरिएंसेस निकालते थे तो फॉर्मूला क्या होता था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है ना, ये होता था ना, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते थे, है ना। अच्छा, उससे फिर हमारे पास क्या होता था, अगर तो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, गौर से सुनिएगा, अगर तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा होती थी और एक्चुअल कॉस्ट कम होती थी तो आंसर आता था पॉजिटिव में, और पॉजिटिव का मतलब होता था फेवरेबल, है ना, पॉजिटिव मींस फेवरेबल, यस और नो। और वो कब होता था, जब हमने अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा रखी होती थी और एक्चुअल कॉस्ट कम आती थी, एक्चुअल कॉस्ट कम आती है इसका मतलब है पॉजिटिव हो गया, कॉस्ट आपकी कम आई है ना, तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आता था, पॉजिटिव का मतलब होता था फेवरेबल। और अगर आपका आंसर नेगेटिव में, जब आप प्लस माइनस करते थे तो आंसर आपका नेगेटिव में आता था, तो आप कहते थे कि ये एडवर्स है, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला ऐसा रखा हुआ था कि एक्चुअल कॉस्ट अगर ज्यादा है तो स्टैंडर्ड में से एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा माइनस करेंगे तो आंसर ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आएगा, दैट क्लियर। अब जब हम इनकम रिलेटेड वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, है ना, कॉस्ट के अंदर अगर स्टैंडर्ड कम हो और एक्चुअल ज्यादा हो तो वो हम कहते हैं कि हमारे पास एडवर्स है, एंड वाइस वर्सा, है ना, ये बात हमारी समझ आ गई। एक्चुअल ज्यादा है स्टैंडर्ड कम है तो हम कहते हैं कि वो एडवर्स है। अब मुझे बात बताएं, सेल्स वेरिएंसेस के केस में ये उल्टा नहीं हो जाना चाहिए, स्टैंडर्ड अगर कम है और एक्चुअल सेल्स अगर ज्यादा है तो वो अब हो जाएगा फेवरेबल, है ना, ये बात समझ आ गई। तो अब इसका मतलब ये होगा कि अब सेल्स वेरिएंसेस में, है ना, अब हम इनकम रिलेटेड वेरिएंसेस में, है ना, अगर हम इनकम रिलेटेड वेरिएंसेस की बात करें तो अब हमारे फॉर्मूले में एक्चुअल इनकम पहले आएगी और स्टैंडर्ड इनकम बाद में आएगी। एक्चुअल में से अब आप स्टैंडर्ड को माइनस करेंगे तो होगा क्या, अब आप खुद देखें, एक्चुअल इनकम ज्यादा है स्टैंडर्ड इनकम कम है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, है ना, एक्चुअल इनकम ज्यादा है स्टैंडर्ड इनकम कम है तो आंसर मेरा पॉजिटिव में आएगा, एंड पॉजिटिव मींस फेवरेबल है, यहाँ पे भी यही होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब वेरिएंसेस में फेवरेबल होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव आंसर मेरा कैलकुलेट होगा, कब कैलकुलेट होगा, मेरी स्टैंडर्ड इनकम अगर 1000 रुपए है, एक्चुअल इनकम मेरी 800 है, तो 800 माइनस 1000 आंसर आएगा माइनस 200, तो क्या मतलब हुआ, मेरी एक्चुअल इनकम कम थी स्टैंडर्ड से, तो इसका क्या मतलब है, आंसर जो मेरा नेगेटिव आ रहा है उसका ऑटोमेटिकली मतलब है एडवर्स, इज दैट क्लियर। तो अब मैंने अपने जो फॉर्मूला है सेल्स प्राइस वेरिएंस का, मैंने इस बात का ख्याल रखना है कि मैंने एक्चुअल रिजल्ट को पहले लिखना है और स्टैंडर्ड बाद में माइनस करना है, एक्चुअल में से माइनस होगा स्टैंडर्ड, इज दैट क्लियर। कॉस्ट के केस में हम स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करते थे, बस ये कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ इसका लॉजिक बताना है। तो अब सेल्स प्राइस वेरिएंस में आपका फॉर्मूला कैसा बनेगा, एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा, है ना, एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी हो गया एक्चुअल आपकी सेल रेवेन्यू, माइनस फिक्स किसको रखना है, एक्चुअल क्वांटिटी को फिक्स रखना है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, क्लियर होगी बात। तो जो सेकंड हमारा ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट हो गया स्टैंडर्ड, सेकंड ब्रैकेट हमारा स्टैंडर्ड इन्वॉल्व कर रहा है और फर्स्ट ब्रैकेट हमारा इंटायरली एक्चुअल को इन्वॉल्व कर रहा है, दैट क्लियर। तो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअल प्राइस, और क्योंकि ये प्राइस वेरिएंस है तो हमने क्वांटिटी एक्चुअल लेनी है, डेट हमने डिफरेंट लेना है, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस के दरमियान डिफरेंस इनकॉर्पोरेट हमें पता लग जाएगा, दैट क्लियर, यहाँ पे बात समझ आ गई। एक्चुअल, अच्छा इसको जरा लिखते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, अब यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी है, फिनिश गुड की क्वांटिटी जो हमने सेल की, क्योंकि हमारा सेल प्राइस वेरिएंस है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज तो होगी नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं लेनी, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड लेनी है फिनिश्ड गुड की, ठीक है। तो ये भी टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड गुड हियर, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल की बात नहीं करें तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड नाम की कोई चीज नहीं आएगी, है ना, लिख ले अल्फाबेट में, मर्जी है, एपी मल्टीप्लाइड बाय एक्यू सोल्ड, एसपी मल्टीप्लाइड बाय एक्यू सोल्ड, कर दें, मर्जी आपकी, कर दें इसको, ठीक है। दूसरा इसमें वॉल्यूम वेरिएंस क्या आता है, अब दूसरा वेरिएंस है हमारा सेल वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल्यूम वेरिएंस में मजे की बात क्या है, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है प्रॉफिट। अब इसके अंदर डिपेंड करता है कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम फॉलो करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग तो हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या बनता है, BQ is budgeted quantity, पहले कॉपी करें फिर सॉल्व कर देखेंगे इसको।
कॉपी कर लें तो मुझे बताइएगा। चलें जनाब, तो अब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में हम क्या बात करते हैं कि हमारे इन अदर वर्ड्स प्रॉफिट पे हमारी सेल्स की क्वांटिटी कम या ज्यादा होने की वजह से क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो अगेन इसमें भी अगर आप देखें तो अब इन फॉर्मूलाज में भी जो एक्चुअल क्वांटिटी है, जो एक्चुअल रिजल्ट है, वो हम पहले ले रहे हैं और उसमें से माइनस करें क्या, बजटेड क्वांटिटी, है ना। बजटेड क्वांटिटी क्या होगी, वो आपको क्वेश्चन में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगेन हम एक और सवाल करेंगे तो उसमें सारी चीजें जो है वो आपको और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, अगर तो मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती है तो हमारा कंसर्न होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो होगी तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से। ऐसी बात है, आपको इन्फॉर्मेशन उसी हिसाब से दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, तो फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। सेल्स प्राइस वेरिएंस दोनों सिनेरियोज में, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन हो, फॉर्मूला उसका यही बनता है, ठीक है। चलें, सेल्स प्राइस वेरिएंस हमने कर लिया। अब इसमें हम बेसिकली वेरिएंस से देख रहे हैं कि वॉल्यूम की वजह से क्वांटिटी सोल्ड या व्हाट शुड हैव बीन सोल्ड, है ना, कि हमने बजट क्या रखा था और हमने एक्चुअली सेल कितनी की। हमने जो अपना रखा हुआ था कि हमने इतना सेल करना है, और हमने जो एक्चुअली सेल की उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, ये वॉल्यूम वेरिएंस है। ये वॉल्यूम की वजह से, सेल्स के वॉल्यूम में वेरिएंस की वजह से हमारा कितना जो है वो सेल्स पे, टोटल सेल्स रेवेन्यू पे असर पड़ा है, ठीक है। इसमें भी लॉजिक वही है, मतलब फॉर्मेट अगर आप देखो तो वही है। वॉल्यूम वेरिएंस में क्या होता है, एक्टिविटी लेवल के दरमियान डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे भी एक्टिविटी लेवल के दरमियान डिफरेंस रखा हुआ है और रेट हमने स्टैंडर्ड लिया है, या तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिया या फिर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट लिया, ठीक है। चले जी आगे चलते हैं। अगर अपने पैक हैंडबुक पर आते हैं, और इसमें मैंने आपको सिर्फ एक जो है वो, वैसे मैं आपको की पॉइंट सोच रही हूँ होमवर्क दे दूं, आप घर पे इसको पढ़ें, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं उसको टाइम ज्यादा लगाना नहीं चाह रही, ठीक है। अच्छा जी, अगेन हम लोगों ने क्लास वर्क नंबर 5 देख लिया। क्लास वर्क नंबर 5 के बाद ही हमने सेल्स वेरिएंसेस हमने देख लिया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इन्होंने फॉर्मुलाज बताए हुए, सेल्स प्रॉफिट या वॉल्यूम वेरिएंस क्या है, वो आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज होगा तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट लेंगे, यहाँ पे इन्होंने प्राइस पर यूनिट लिया, प्राइस भी ले सकते हैं, प्रॉफिट भी ले सकते हैं, मेरे ख्याल से दो अल्टरनेटिव्स हैं। और अगर कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे, ठीक है, एक्चुअल और बजटेड का। इसका मैं जरा आपको कंफर्म करके बताती हूँ कि क्या ये अल्टरनेटिव है। मेरे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट है, ठीक है। की पॉइंट फिक्स्ड ओवरहेड वाला कौन सा, ये वाला मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये वाली चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ। आपको जो मैंने की पॉइंट बताना था वो बताना था ये ऊपर वाला, और ये मैं आपको दे दूंगी घर पे पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, या चले मैं आपको समझा देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। इधर क्या बार बार गायब हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये बाकी सारी चीजें हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इधर आ जाते हैं, ये है पेज नंबर 292 पे, ठीक है। 292 का एक बात हो रही है। अब हमने तीन टर्म्स देख लिए है ना, बजटेड भी होता है, स्टैंडर्ड भी होता है, एक्चुअल भी होता है, अभी तीन है। अब हमारे दिमाग में तो शायद ये कंफ्यूजन है कि बजटेड और स्टैंडर्ड एक ही बात है कि नहीं। एक्चुअल तो हमें समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल क्वांटिटी वगैरह वो बजटेड और स्टैंडर्ड से डिफरेंट ही होगा। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही थी कि बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड और स्टैंडर्ड एक दूसरे के बस सेम टर्म्स हैं, तो वो भी बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, इधर जरा हम आ जाते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर। वो ये कह रहा है, आपको जो नॉर्मली स्टैंडर्ड बताया जाता है ना वो पर यूनिट बताया जाता है ना, ये होता है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है पर यूनिट, आपको स्टैंडर्ड कंजम्पशन बताई जाती है पर यूनिट, आपको स्टैंडर्ड लेबर आवर बताया जाता है पर यूनिट। एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितने वेरिएबल ओवरहेड्स के आवर्स लगेंगे, कितने फिक्स्ड ओवरहेड के आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो आपको इन्होंने बता दिया, स्टैंडर्ड आपको बताया हुआ है कि एक यूनिट ऑफ अल्फा को मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। फिर उसने बताया हुआ कि बजटेड आउटपुट फॉर जनवरी वाज 1000 यूनिट्स, हमने ये बजट किया हुआ था कि हमने जनवरी में प्रोडक्शन करनी है 1000 यूनिट्स की। अच्छा जी, लेकिन आपने एक्चुअली कितने प्रोड्यूस किए, 1100 यूनिट्स, यहीं पे आके रुक जाएंगे। स्टैंडर्ड आवर्स टोटल नाम की कोई चीज नहीं है। आपको बताया जा रहा है कि बजटेड यूनिट्स हैं या स्टैंडर्ड यूनिट्स, कोई नाम, इस नाम की कोई चीज नहीं। आपको बताया जा रहा है कि बजटेड यूनिट्स है 1000, एक्चुअल यूनिट्स है 1200। देयर विल बी नथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने हैं टोटल। स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको हमेशा, मतलब आपको स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन अगेन पर यूनिट दी हुई होगी, ठीक है। तो देयर विल बी ओनली टू टोटल्स, या तो बजटेड आपको दिए हुए होंगे या एक्चुअल दिए हुए होंगे। आपको स्टैंडर्ड आवर्स खुद कैलकुलेट करने होंगे। किस तरीके से, आप जरा देखते हैं। बजटेड आउटपुट था 1000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट फॉर जनवरी थी 1100 यूनिट्स, और इन 1100 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने एक्चुअली 5200 आवर्स दिए। अब अगर हम अपने पास यहाँ पे जरा चीजों को लिस्ट डाउन कर दें तो हमें ये नजर आता है कि हमारे पास कैलकुलेशन के लिए, कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल आवर्स तो हमारे पास आगे 5200। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स या मेरे पास बजटेड आवर्स कितने हैं, बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, मैं इनके ऊपर आ रही हूँ, ठीक है। बजटेड आवर्स कितने हैं और स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं। अच्छा, अब मैं जरा स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक बात रिवाइज करती हूँ।
हम हमेशा ये कहते हैं स्टैंडर्ड हमेशा होता है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को मद्देनजर रखते हुए। क्या मतलब हुआ, जब मैं स्टैंडर्ड आवर्स की बात करूंगी तो मैं ये कहूंगी एक्चुअल यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे कितने घंटे लगाने चाहिए थे एज पर स्टैंडर्ड, वो मेरे कहलाते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड आवर्स बताते खुद आपको क्वेश्चन में इस तरह अलग से कुछ नहीं दिया हुआ होगा। स्टैंडर्ड आवर्स आप हमेशा कैलकुलेट करोगे और स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल आउटपुट। इज दैट क्लियर? स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। ठीक है, अच्छा जनाब मैं यहाँ पे जरा बता देती हूँ, 1100 यूनिट्स मैंने मैन्युफैक्चर किए। 1100 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 5200 आवर्स मैंने एक्चुअली लगाए। स्टैंडर्ड के केस में भी मैं ये बात करूंगी, इन्हीं 1100 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड कितने घंटे लगने चाहिए थे। आपको पता है कि एक यूनिट पर 5 घंटे लगने चाहिए थे, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिए 1100 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 5500 आवर्स। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं कि बजटेड आवर्स क्या होते हैं। बजटेड आवर्स क्या होते हैं, आपको ये बात पता है कि आपने बजट कितना किए थे, 1000 यूनिट्स। आप ये कहेंगे 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने कितना बजट किया हुआ था एज पर स्टैंडर्ड, वो हमने किया हुआ था 5000 आवर्स। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा जो यहाँ पे रेट इस्तेमाल हुआ है, देखिए एक्चुअल मेरा रेट क्या रहा। एक्चुअल मेरा रेट रहा कि मैंने 5200 आवर्स लगाए तो मैन्युफैक्चर 1100 यूनिट्स, यानी कि मैंने एक यूनिट पे कितना टाइम लगाया, मैंने एक यूनिट पे लगाया 4.73 आवर्स पर यूनिट। इज दैट क्लियर? मैंने एक घंटे पे, ये मेरा हो गया एक्चुअल, मैंने एक यूनिट पे लगाया एक्चुअली 4.73। ठीक है, अच्छा मैं जरा बजटेड आवर्स का निकालती हूँ। एक यूनिट पे मैंने क्या बजट किया हुआ था, 5 घंटे लगने चाहिए थे 1000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी कि यहाँ पे 5 आवर्स पर यूनिट आ रहा है। और यहाँ पे भी मेरे पास रेट क्या आ रहा है, 5500 यूनिट्स लगने चाहिए थे 1100 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो यहाँ पे भी अब देखिए यहाँ पे क्या पोजीशन है, हमारे पास बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट सेम है। ठीक है, बजटेड और स्टैंडर्ड रेट हमारा सेम है, हेंस ये वाली लाइन बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बात समझ आ रही है? मेरा बजटेड और स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट सेम ही होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन आवर्स में जब मैं बात करूंगी तो मेरे एक्चुअल आवर्स विल नेवर बी इक्वल टू बजटेड आवर्स, अनलेस ऑब्वियसली बात है आपने बजट अपना पूरा अचीव किया, एंड माय स्टैंडर्ड आवर्स विल बी डिफरेंट। यानी कि एक्चुअली ये तीनों फिगर्स चीजें डिफरेंट होंगी, लेकिन जब हम रेट्स का एनालिसिस करेंगे तो बजटेड विल ऑलवेज बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट में, सिर्फ आवर्स में नहीं। इज दैट क्लियर? तो यही बात इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बजटेड आवर्स है 5000 व्हिच आर नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स व्हिच आर 5500 व्हिच इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल आवर्स यानी कि 5200। इसीलिए तो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस हमारे अराइज हो रहे हैं। Is that clear? However, budgeted overhead absorption rate rupees मतलब 5 per unit, 5 hours per unit is equal to standard overhead absorption rate, यानी कि उसमें भी 5 per unit। बस ये वाली एक छोटी सी एग्जांपल हमने देखनी थी। ठीक है, सेल्स वेरिएंस का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है, अगेन सिंपल तरीन है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम जरा आ जाते हैं अपनी प्रॉफिट रिकंसिलिएशन के ऊपर। ठीक है, अब प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में हमारे पास होता क्या है, बहुत सिंपल है। रिकंसिलिएशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में आपने करना क्या होता है, अपने एक्चुअल प्रॉफिट और अपने बजटेड प्रॉफिट को रिकंसाइल करते हुए दिखाना होता है। आपको ये बात पता है कि आपने बजट रखा था कि हम 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, सेल करेंगे, लेकिन आपने एक्चुअली मैन्युफैक्चर करके सेल किया फॉर एग्जांपल 1100 यूनिट्स। आपका जो बजटेड प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट से डिफरेंट आएगा। तो आपने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेरिएंसेस आपने जस्टिफाई करना है, आपने ये बताना है कि अगर हमारे ये वेरिएंसेस ना होते फॉर एग्जांपल तो हम लोगों का क्या होता, आंसर मैच हो जाता है ना। तो हमारे पास प्रॉफिट रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट क्या बनता है, वैसे तो यू कैन वर्क द अदर वे अराउंड एज वेल। मैं जरा आपसे पूछती हूँ, बजटेड प्रॉफिट में बहुत सारी चीजें है ना, कॉस्ट भी और सेल्स भी। यस, कॉस्ट एंड सेल्स मेक अप योर बजटेड प्रॉफिट। अब मुझे बात बताइए, मैंने किसी तरीके से अराइव एट करना है, कॉपी भी मत कीजिएगा, आई हैव टू अराइव एट व्हाट फिगर, एक्चुअल प्रॉफिट। तो मुझे बात बताएं, मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरी कॉस्ट में कोई एडवर्स वेरिएंस आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रही हूँ कि जी मटेरियल यूजेज वेरिएंस मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है, मेरा यूजेज वेरिएंस आया नेगेटिव। ठीक है, क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल मैं फिगर भी लिख देती हूँ, 1000 एडवर्स। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका, मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो मेरा 1000 रुपए एडवर्स आ रहा है, मैं क्या कहूंगी, मेरा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 1000 रुपए ज्यादा है ना, एक्चुअल ज्यादा था। अच्छा, अगर मैं, अब ये डिफरेंस है ना, बेसिकली 1000 रुपए तो डिफरेंस है, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी और कितनी कॉस्ट एक्चुअली आई, 1000 रुपए। तो क्या मैं उसको रिकंसिलिएशन में ये होता है ना, हम डिफरेंसेस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरा जो बजटेड प्रॉफिट है और जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसके दरमियान डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, है ना, कि वो डिफरेंसेस अगर हम जस्टिफाई करते हैं, खत्म करते हैं, तो हमारा बजटेड और एक्चुअल सेम हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि वन ऑफ द रीजन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस एज वेल, है ना। मुझे बात बताइए, इस 1000 रुपए को मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे दिखाऊंगी, क्या मैं 1000 रुपीज को माइनस करूंगी या 1000 रुपीज को बजटेड प्रॉफिट में ऐड करूंगी, क्या करूंगी, बजटेड प्रॉफिट, इसका मतलब है कॉस्ट एडवर्स वेरिएंस की वजह से क्या हुआ, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 1000 रुपए कम आया, यस और नो, मेरी कॉस्ट ज्यादा है 1000 रुपए, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कम आया, तो मैंने क्या करना है, एडवर्स वेरिएंस बजटेड प्रॉफिट में से अगर मैं 1000 रुपए कम कर दूंगी तो दैट विल बी इक्वल टू माय एक्चुअल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि जितने भी एडवर्स वेरिएंसेस हैं, अब फॉर एग्जांपल अब मैं आ जाती हूँ इधर सेल्स प्राइस वेरिएंस पे आ जाते हैं। ठीक है, सेल्स प्राइस वेरिएंस है फॉर एग्जांपल मेरा 2000 एडवर्स। अब बताएं,
अब इस 2000 एडवर्स वेरिएंस को मैं क्या कहूंगी अगर मैं इसको समझूं? अच्छा, उस्मान कह रहे हैं इस एडवर्स वेरिएंस को ऐड करें। सना, आप जरा मुझे समझाओ 2000 एडवर्स वेरिएंस का क्या मतलब है? मैंने सेल प्राइस कम चार्ज की एक्चुअली, है ना, मेरी सेल्स रेवेन्यू एक्चुअल 2000 रुपीज कम आया। इनकम के केस में एडवर्स का मतलब है कि एक्चुअल मेरा कम था, मेरी एक्चुअल इनकम कम थी, इसीलिए तो मैं एडवर्स कह रही हूँ, इसलिए तो मैं नेगेटिव कह रही हूँ। बात समझ आई? अच्छा, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू मेरा कम हुआ 2000, है ना, 2000 से मेरा एक्चुअल सेल रेवेन्यू कम हुआ। मुझे जरा दोबारा सोच के बताएं, क्या मैं 2000 रुपीज को यहाँ पे ऐड करूंगी या प्लस करूंगी, माइनस करूंगी या ऐड करूंगी? माइनस करेंगे बच्चे, 2000 अभी भी लेस होगा। बात गौर से सुनिए, मेरा एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू 2000 रुपीज कम आया। जब सेल्स रेवेन्यू मेरा 2000 रुपीज कम आया तो एक्चुअल प्रॉफिट भी तो 2000 रुपीज कम आएगा बजटेड से। तो मैंने बजटेड प्रॉफिट में 2000 रुपीज ज्यादा लेके गई हुई थी, एक्चुअली मेरा 2000 रुपीज कम आया, तो बजटेड प्रॉफिट में से मैंने एडवर्स सेल्स वेरिएंस को भी कम करना है ताकि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट पर आ जाए। तो मेरा रूल क्या बनता है? ऑल एडवर्स वेरिएंसेस विल बी डिडक्टेड एंड ऑल फेवरेबल वेरिएंसेस विल बी एडेड, भले वो कॉस्ट वेरिएंसेस हो भले वो सेल्स वेरिएंसेस हो। इज दैट क्लियर? एडवर्स का मतलब ही हुआ कि एंटिटी को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, एंटिटी को नुकसान हो रहा है। सेल प्राइस वेरिएंस में अगर एडवर्स होगा तो एक्चुअल नुकसान हो रहा है, कॉस्ट वेरिएंस में एडवर्स आ रहा है तो एक्चुअल में नुकसान हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे, अब जरा एक दफा इसको लिख लें, फिर मैं आपको इसका अंडरलाइन रूल सारा बता दूंगी। बजटेड प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, जितने भी सेल्स वेरिएंसेस हैं, ठीक है, अब आपके पास दो हमने सेल्स वेरिएंसेस पढ़े, सेल प्राइस, ठीक है। अगेन अंडरलाइन जो रूल है वो मैं आपको बता दूंगी, वो मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग ये लिख रही हूँ या ये, ठीक है, ऐड भी हो सकता है लेस भी हो सकता है, फिर अंडरलाइन जो रूल है वो भी हम लिख लेंगे, ठीक है। चलें जी, तो बजटेड प्रॉफिट में सेल्स वेरिएंसेस के हमने दो ब्रेकअप्स पढ़े हैं, सेल प्राइस और सेल वॉल्यूम। चलें जी, अब हम आ जाते हैं मटेरियल वेरिएंसेस में, कॉस्ट वेरिएंसेस में, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंसेस में हमारे पास मुख्तलिफ चीजें स्टार्टिंग फ्रॉम मटेरियल। अब मुझे बात बताइए, कॉपी मत कीजिएगा अभी, सेल्स वॉल्यूम तक कॉपी करें, उसके बाद पेंस डाउन और मेरी बात सुनिएगा, जल्दी से कॉपी करें। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने, आपके पास सवाल है, सवाल में आपसे वो कह रहा है सारे मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करें, ठीक है, और आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? फॉर एग्जांपल मटेरियल वेरिएंसेस की बात कर रहे हैं, एक तो आपके पास है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, है ना, चले, एक तो आपके पास है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अच्छा जी, फिर आपके पास क्या है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कॉपी नहीं करना, ठीक है, और एक आपके पास है मटेरियल यूजर वेरिएंस। ये तीन वेरिएंस हमने पढ़े थे ना। अच्छा, मैंने क्या इन तीनों वेरिएंसेस को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड या लेस कर देना है? फिर क्यों? तीन वेरिएंसेस है ना, तो तीन के तीन वेरिएंसेस अगर एडवर्स हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, और अगर वो फेवरेबल है तो ऐड हो जाएंगे, एडवर्स लेस हो जाएगा ब्रेकअप को। अच्छा, वेरी गुड। या तो आप लेंगे टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, या तो आप सिर्फ, अगर आपने टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ले लिया तो मटेरियल यूजेज और मटेरियल प्राइस वेरिएंस को लेना नहीं है। बात समझ आ गई, है ना? अगर तो आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पे ले लिया कैलकुलेट करके, तो फिर आपको मटेरियल यूजेज और मटेरियल प्राइस वेरिएंस नीचे दोबारा ऐड या लेस नहीं करना, क्योंकि ये फिगर बेसिकली नेट ही है दोनों की, है ना। और अगर, और बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि हम टोटल मटेरियल वेरिएंस ना लें, सिर्फ मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस लें, बेहतर ही है, क्योंकि आपसे नॉर्मली वो टोटल वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस मांगता भी नहीं है, वो हमेशा आपको बोलता है कि मटेरियल प्राइस अलग बताएं, मटेरियल यूजेज अलग बताएं। एग्जामिनर को भी पता है मटेरियल प्राइस और यूजेज जो है वो फर्दर ब्रेकअप है टोटल कॉस्ट वेरिएंस का, तो बेहतर है कि हम इस प्रॉपर ब्रेकअप में जाएं। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बात समझ आ गई, इसका मतलब है। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस लेंगे, मटेरियल यूजेज वेरिएंस लेंगे, लेकिन इन दोनों का जो मतलब सीनियर है, यानी कि टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को लेने की जरूरत नहीं है, वो फिर वो डुप्लीकेशन हो जाएंगे, है ना। अच्छा, इसी तरह से टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस, है ना। यस और नो? तो टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस का जो ये ब्रेकअप एल्टीमेट, हमने एडवर्स को माइनस कर देना है, फेवरेबल को ऐड कर देना है, ठीक है। ये कॉपी करते रहे, साथ साथ कॉपी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा था? ओवरहेड वेरिएंस पढ़े थे, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड में भी क्या था? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, रेट वेरिएंस। टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस लेने की जरूरत नहीं है ना। फिर हम, आप, हमारे पास आ गया क्या? आखिरी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, है ना। फिक्स्ड ओवरहेड में दो हैं, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। या तो ये लें या फिर वॉल्यूम वेरिएंस की जगह क्या ले लें, ये मैं नोट में लिखवा देती हूँ, ठीक है। स्पेंडिंग, वॉल्यूम को भी फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं ना, है ना। वॉल्यूम को भी हम फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं। दो मैंने आपको इसमें नोट्स लिखवाने हैं, ठीक है। एक तो मैं नोट लिखवाऊंगी आपको, बेसिकली दोनों नोट जो है ना वो वॉल्यूम वेरिएंस से रिलेट करें। यहाँ तक पहले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखे, कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। हमने कितने वेरिएंसेस पढ़े, उनको अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, सारे के सारे वेरिएंसेस को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो फिर हमारा बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट रिकंसाइल कर जाना चाहिए। अभी बताती हूँ अब्दुल्ला, कॉपी करें, फिर चलते हैं आगे। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में फर्क आएगा ना, बाकी सारी चीजें तो सेम है।
मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में फर्क आएगा, तो वो उसके लिए मैंने नोट 1 एंड 2 लिखवाना है, दोनों नोट्स इसी से रिलेट करते हैं। कॉपी कर ले, मुझे बताएं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, होगी बात। यानी कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा पूरा प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगा सिवाय इसके। स्पेंडिंग वेरिएंस भी होगा, फिक्स्ड ओवरहेड के स्पेंडिंग वेरिएंस तो होगा ना, हमने कितना फिक्स्ड ओवरहेड अपना रखा हुआ था, स्टैंडर्ड कितना हम लोग बजट किया हुआ था और कितना एक्चुअली हुआ, वो तो हमारा होगा। फर्स्ट सिर्फ क्या होगा कि उसका वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई हम उसको इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब नहीं करें, तो हेंस कोई हमारी एफिशिएंसी या कैपेसिटी वाला सिचुएशन अराइज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो सारे वेरिएंसेस होंगे सिवाय वॉल्यूम वेरिएंस के। यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ जी, अब अगेन हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की बजाय फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस को लेके जा सकते हैं ना, यानी कि हम फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को भी फर्दर ब्रेक करके लिखें, तो वो वॉल्यूम वेरिएंस की बजाय क्या लिखते हैं, कैपेसिटी और एफिशिएंसी अलग अलग। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पहले वो कैलकुलेट करने को कह रहा है, ठीक है, पहले उसने आपसे सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करवाए और फिर उसके बाद वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनवा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपने कैपेसिटी और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंसेस कैलकुलेट करने, तो फिर आप रिकॉन स्टेटमेंट में वॉल्यूम वेरिएंस दोबारा कैलकुलेट ना करें, फिर आप अलग से मतलब इसमें एक लाइन की बजाय दो लाइनें ऐड हो जाएंगी स्पेंडिंग वेरिएंस के बाद, एक में आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एक में हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। इज दैट क्लियर? चलेंगे, ठीक है। अब मैंने फिर वही वाली बात लिख दी, प्लस माइनस की जस्टिफिकेशन भी लिख दी, जितने भी एडवर्स वेरिएंसेस हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे बजटेड प्रॉफिट में से। हमने अपना रिकॉन स्टेटमेंट स्टार्ट करना है बजटेड प्रॉफिट से, ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे बजटेड प्रॉफिट में से और ऑल फेवरेबल वेरिएंसेस विल बी एडेड इन द बजटेड प्रॉफिट इन द रिकॉन अबव। और अगर हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट ही कर रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट से, तो फिर रिवर्स हो जाएगा, है ना। अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट से रिकॉन स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो कि बना सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट से स्टार्ट किया और बजटेड प्रॉफिट आ रहा है एंड में, तो उसमें फिर क्या होगा, ऑल एडवर्स वेरिएंसेस विल बी एडेड बैक एंड ऑल फेवरेबल वेरिएंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, टू अराइव एट बजटेड। इज दैट क्लियर? लेकिन हम इसी रिकॉन स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। इज दैट क्लियर? हम इसी को फॉलो करेंगे। फिर यहां तक बात समझ आ गई? यस और नो? ठीक है जी, ये तो हमारे पास हो गया प्रॉफिट रिकंसिलिएशंस का। अब मैं आपको जरा कॉस्ट रिकंसिलिएशंस का भी एक रिकंसिलिएशन फॉर्मेट हम बना लेते हैं, ठीक है। अगेन इसका ऐसा तो कोई मैं देख लेती हूँ अगर मुझे कोई छोटा मोटा सवाल मिल जाता है। पॉइंट ये है कि अब फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं किसके अंदर, एग्जांपल मैं आपको सिनेरियो सिर्फ बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें वो बनाने को कह रहा है, रिकंसिलिएशन बिटवीन टोटल एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ठीक है।
अगर मैं आपको अब ये कहूँ कि अब आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, हमारा स्टैंडर्ड क्या था, हमारा मटेरियल कॉस्ट आना कितना चाहिए था एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को मद्देनजर रखते हुए, है ना, और हमारा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आया कितना, तो अगेन उसी तरीके से हम करेंगे, है ना। हम किससे स्टार्ट कर लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। टोटल एक्टिविटी लेवल पे हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना बनता है, उससे हमने काम स्टार्ट करना है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो हमने उस फिगर से अपना काम शुरू करना है। क्या करेंगे, क्या इसमें द रीजन फॉर डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज व्हाट, दो वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। बात समझ आ गई। तो अब अगर मैंने इन दोनों फिगर्स के दरमियान रिकंसिलिएशन बनानी है, तो जाहिर सी बात है फिर मैं उसी स्पेसिफिक कॉस्ट की कैटेगरी में देखूंगी कि वेरिएंसेस कितने हैं। यहां तक बात समझ आ गई, यस और नो। तो हम यहाँ पे भी वही वाला रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस लिया जाएगा और मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिया जाएगा, है ना, मटेरियल यूजेज और मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिया जाएगा, एंड दैट्स इट। बाकी वेरिएंसेस पे से फिर ऑब्वियसली बात है हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, यस और नो। ठीक है, तो आपको रिकंसिलिएशंस प्रॉफिट्स के दरमियान भी बनाने को कही जा सकती हैं, जो कि टेस्ट भी हुआ एग्जाम में, और आपको रिकंसिलिएशंस जो है वो कॉस्ट में मतलब कॉस्ट सेल्स रेवेन्यू के दरमियान भी रिकॉन बनाने को कहा जा सकता है ना। तो सेल्स रेवेन्यू एक्चुअल और सेल्स रेवेन्यू बजटेड, उन दोनों के दरमियान रिकॉन स्टेटमेंट क्या बनेगी, दो चीजें, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, उन्हीं को एडजस्ट करेंगे, रिकॉन स्टेटमेंट में बनाएंगे। तो वही काम बेसिकली हो रहा है जो हम करते हैं फॉर्मुलाज के थ्रू, बस अभी हमने उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में अप्लाई होते हुए बता देना है। स्टार्ट क्लियर। तो क्या आप मटेरियल लेबर कॉस्ट वेरिएंस के लेबर कॉस्ट के दरमियान भी रिकॉन बना सकते हैं? बिल्कुल, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट के दरमियान तीन वेरिएंसेस आते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट और आइडल टाइम, है ना। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड के दरमियान भी रिकॉन स्टेटमेंट बन सकता है, उसमें भी दो वेरिएंसेस होंगे, दो लाइनें होंगी बीच में सिर्फ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन है आपका, वैसे तो ये भी है, ये मैं आपको दे दूंगी आज होम असाइनमेंट, या चलें ये कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन होकर मैं आपको इंशाल्लाह होम असाइनमेंट दे दूंगी। क्लास नंबर 6 पर आते हैं। क्लास नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू इज एज फॉलोज। चलें जी, अब हमने जरा सबसे पहले आ जाते हैं रिक्वायरमेंट पे, है ना, क्योंकि अब इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हम जरा देखते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। एक तो आपसे मांग रहा है समथिंग कॉल्ड रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, यानी कि हमने कॉस्ट कार्ड बनाना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना है, देखते हैं। फिर वो आपसे मांग रहा है बजटेड प्रॉफिट क्या होगा, है ना। फिर उसके बाद वो मांग रहा है एक्चुअल प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्चुअल प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। चलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसमें वैसे रिकंसिलिएशन मांगी भी नहीं गई, लेकिन अब आपको पता है कि अगर रिकंसिलिएशन मांगी जाती तो हमें क्या करना था, है ना। रिकंसिलिएशन मेरे ख्याल से वो अगले उसमें मांग रहा है, नहीं जी अगले उसमें भी नहीं मांग रहा, ठीक है। तो रिकंसिलिएशन उसने प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगी, उसमें वो मांगेगा, तो उसमें आप रिकॉन बना लेंगे आराम से, ठीक है। देखते हैं उसको। तो जरा हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूज एज फॉलोज, उसने आपको बता दिया स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस है, ये है क्लास वर्क नंबर 6, बच्चे लिखा हुआ है ऊपर, क्लास वर्क नंबर 6। स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस है 6 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 0.64 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 3 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है 0.16 रुपए पर यूनिट। तो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है वो आती है 3.8, है ना। अच्छा जी, सेल प्राइस में से उन्होंने 3.8 को माइनस किया हुआ, तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए 0.2 रुपए पर यूनिट, याद रखिएगा सारी चीजें पर यूनिट है। तो पता ये चला कि प्रॉफिट पर यूनिट कितना कैलकुलेट हम करते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो है 2 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। आगे वो कह रहा है The budgeted production and sales volume for product Q was 12,000 units. Budget for 2400 direct labor hours, यानी कि 12,000 यूनिट्स के हिसाब से 2400 डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट बनता है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट को। 5 यूनिट्स क्यू बी प्रोड्यूस पर आवर। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज रुपीज 3.2 पर आवर। Standard material cost is 1.5 rupee per kilogram and each unit requires 2 kilos. Budgeted fixed overheads are 2,400 rupees. Budgeted variable overhead cost per direct labor hour is 0.8. फिर उसने नीचे आपको actual results दिए हैं। Actual results for the same period is 11,500 units per manufactured, ठीक है। और मैं यहाँ से sold भी इतनी होंगे, देखते हैं सेल कितने हैं। सेल, हाँ नहीं सेल अलग है, वो नीचे दी है। 2320 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्क एंड कॉस्ट रुपीज 7540, तो एक्चुअल डेटा है। तो 22,500 किलोज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वर परचेज्ड एंड यूज्ड, इसका मतलब है कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कोई नहीं है ना, एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.48 पर किलोग्राम। अदर इन्फॉर्मेशन इज इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद आ गया। इन्वेंट्री क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होनी है, वो हमने पढ़ा हुआ है ना इस चीज को। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स वर 1750, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स वर 2462, 10,000 यूनिट्स फॉर सोल्ड फॉर 62,600। अच्छा जी, मैन्युफैक्चर हमने एक्चुअली कितने किए 11,500, सेल कितने किए 10,000, यानी कि फिनिश्ड गुड क्लोजिंग इन्वेंट्री मौजूद है 1500 की, है ना। रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई भी नहीं है, क्यों, क्योंकि 25,000 किलोज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वर परचेज एंड वर यूज्ड एज वेल। तो यानी कि यहाँ पे इन्वेंट्री हमारे पास एक ही है, जो कि क्या है फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री। यहाँ तक बात क्लियर है। और उस फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री को क्लोजिंग स्टॉक को हमने वैल्यू करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। अच्छा जनाब, क्या लेंगे, अब आपको ये बात पता है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करेंगे, वेरिएबल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करेंगे, और अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो इन्वेंट्री वैल्यू होगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे, लेकिन क्या उसमें वेरिएबल फिक्स लेंगे नहीं लेंगे, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करती हूँ, ठीक है। लेट्स सी कि आप इस चीज को पिक करते हैं या नहीं करते।
इन्होंने बजटेड इन्फॉर्मेशन एक ये भी दी हुई है, ये बजट है ना, उसने कहा कि बजटेड जो है वो 2400 डायरेक्ट लेबर आवर्स थे 12,000 यूनिट के हिसाब से, ये हमारा स्टैंडर्ड बनता है ना। हमारा स्टैंडर्ड सब ये है कि 5 यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड पर आवर, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज ₹3.2 पर आवर। तो एक इन्होंने स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन हमें ये दी हुई है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, और एक इन्होंने स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट ये भी दिया हुआ है। क्या इन दोनों फिगर्स में, इन दोनों इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस है कोई? ये क्या माजरा है? ये तो दो स्टैंडर्ड नहीं दिए हुए इन्होंने, ऊपर यूनिट्स नहीं गिवन। अच्छा जी, जरा कैलकुलेट करके मुझे जरा आप ये काम करें, मुझे जरा इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएं। जरा एक यूनिट की इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करें। जैसे आप मुझे बताएं व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, इस बजटेड इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके मुझे बताएं, एक किलोग्राम को बताया ना उन्होंने, मुझे बताएं कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी बनती है। 3 रुपीज है ना। आपको वो कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल, वो कह रहा है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज 1.5 किलोग्राम एंड ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 किलोस। तो एक यूनिट पे 3 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है। ऊपर भी तो ये बात कह रहा है, ये कह रहा नहीं कह रहा। ऊपर इन्फॉर्मेशन बस फर्क ये है कि ऊपर इन्फॉर्मेशन उन्होंने पर यूनिट दिया हुआ है, नीचे उन्होंने उसको फर्दर और ब्रेकअप करके बताया हुआ बजटेड इन्फॉर्मेशन में। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं, डायरेक्ट लेबर पर आते हैं। डायरेक्ट लेबर में वो कह रहा है कि जी 5 यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड पर आवर। तो आप मुझे ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि एक यूनिट कितने घंटों में प्रोड्यूस होता है डेसिमल्स में। एक घंटे में अगर 5 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होने हैं, जी बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल सेम ही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एक घंटे में अगर 5 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होने हैं, ठीक है, यानी कि 60 मिनट्स में 5 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होने हैं, तो मुझे बताएं एक यूनिट कितने मिनट्स में मैन्युफैक्चर होगा। एक यूनिट कितने मिनट्स में मैन्युफैक्चर होता है? 12 मिनट में। और अगर मैं 12 को आवर्स में कन्वर्ट करूं तो वो कितना आता है? 0.2, है ना। एक यूनिट मेरा 12 मिनट लेगा, और 12 मिनट को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो वो आता है 0.2 आवर्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक यूनिट 0.2 आवर्स लेगा और हर घंटे का 3.2 रुपी पर लेबर कॉस्ट है, रुपी पर आवर पर लेबर कॉस्ट है। तो मुझे आप बताइए एक यूनिट का टोटल लेबर कॉस्ट कितना बनता है? 0.2 इंटू 3.2 यानी कि 6.4। यहाँ पे भी तो ये लिखा हुआ है 0.64, सॉरी 0.64। इज दैट क्लियर? 0.2 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3.2 पर आवर, आंसर आ जाता है 0.64। आखिरी चीज, दो बजटेड और फिक्स्ड वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड्स अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स जरा उनको देख लेते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने कह रहा है? 2400 टोटल, ये पर आवर या पर यूनिट नहीं है ना। 2400 फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने किए कितने यूनिट्स के लिए? 12,000 यूनिट्स के लिए। तो मुझे बताइए पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड हमारा क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है पर यूनिट? हमारा कितना बनता है? 2400 डिवाइडेड बाय 12,000, 0.2, है ना। 0.2 पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, ये तो कह रहा है वो, ये रहा 0.2 फिक्स्ड ओवरहेड, ये भी आ गया। आगे चलते हैं, फिर आते हैं वेरिएबल के ऊपर। वो ये कह रहा है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आवर, एक घंटे का 0.8 रुपीज है। मुझे बताएं एक यूनिट पे कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स लग रहे थे? 0.2, है ना। एक यूनिट पे 0.2 डायरेक्ट लेबर आवर्स लग रहे थे, तो उसका वेरिएबल ओवरहेड कितना बनता है? 0.2 इंटू 0.8 यानी कि 0.16। तो बात समझ में आ रही है? अगर किसी को क्वेश्चन रीड करके कंफ्यूजन हो रहा था कि ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आखिरी इन्फॉर्मेशन तो हमें समझ में आ गई, ये वाला तो हमें समझ में आ गया, ये तो सारा एक्चुअल डेटा है ना। तो ये जो ऊपर जो इन्होंने दो सेक्शंस में हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो भी बेसिकली एक दूसरे को कोरिलेट कर, ऑब्वियसली बात है। आपको ये बात पता है, हमने ये बात डिस्कस कर लिया है कि बजटेड ओएआर, बजटेड रेट्स आर इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट्स, यस और नो, है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा जी, रेट में सेम होगा। मैम फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट क्यों ले? तो टोटल नहीं 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 बच्चे, पर यूनिट पे तो होते हैं ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? पर यूनिट या उस हिसाब से करते हैं ना। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होगा, क्योंकि बजट में जो टोटल फिगर्स होती है ना, बजटेड की जो टोटल फिगर्स हम लेते हैं वो स्टैंडर्ड को यूज करके बनाते हैं। ठीक है, बजटेड की जो टोटल फिगर्स हम लेते हैं ना वो स्टैंडर्ड को ही इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट ही करेंगे। चलें जी, अब बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपसे कह रहा है रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। मुझे बात जरा देखकर बताइए, इस पूरे सवाल में आपको कहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना हुआ नजर आ रहा है? पहली बात तो ये कि ये जो इन्होंने स्टेटमेंट बनाया हुआ है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का फॉर्मेट मैं आपको सबसे पहले करा चुकी हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक यूनिट में कितना किलो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, कितने घंटे लगेंगे, सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। पहला कॉलम होगा यूजेज का, दूसरा कॉलम होगा रेट का, तीसरा कॉलम होगा टोटल का। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का अपना एक फॉर्मेट है। मैं अगर आपसे कहूँ जल्दी से मुझे इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं रख रही हूँ जो भी रेलेवेंट है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड प्रिपेयर करने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाए। 12:48 हो रहे हैं, मैं आपको 3 मिनट दे रही हूँ। 12:51 पे मैं आपसे पूछूंगी कि क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना, शो कर दूंगी बेसिकली आपको, आप चेक कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का फॉर्मेट क्या होता है, आई होप आप सबको याद होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बनता है ना। स्टैंडर्ड यूजेज का कॉलम, स्टैंडर्ड रेट का कॉलम और टोटल कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है कॉलम आगे पीछे हो सकता है। स्टैंडर्ड यूजेज, स्टैंडर्ड रेट, टोटल कॉस्ट। चलें जी, बनाए जल्दी से। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का ऑब्जेक्टिव है एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड में कितनी चीजें लगेंगी डिफरेंट कैटेगरीज को यूज करके। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, इन चारों एलिमेंट्स का बताना है आपने।
जी जनाब डन। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, और कौन सा था ये, 7 था 6 था ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आपका ये हो गया। प्रॉपरली आपने बताना है एक यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड में, सॉल्व करा दूं, आपने ये बताना है कि भाई एक यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड में क्या क्या कंजम्पशन होगी, कितने आवर्स लगेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, आपने कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है ना। क्लास वर्क नंबर 6 है 7 है, क्लास वर्क नंबर 6, ठीक है जी। क्लास वर्क नंबर 6 है पैक क्वेश्चन बैंक का, इसको हम देख रहे हैं। क्लास वर्क 6 में वो हमें कह रहा है, तो हमने क्या क्या बताना है, स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड, स्टैंडर्ड रेट और टोटल, ये हमारे 3 कॉलम्स है ना। अब हमने हर कैटेगरी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बताना है स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल। हाँ जी, एक यूनिट ऑफ रॉ फिनिश गुड में कितना डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होता है, ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 किलो, तो हमने स्टैंडर्ड यूजेज में क्या लिख देना है, 2 kg। स्टैंडर्ड रेट क्या है, ₹1.5 पर kg। हाँ जी, तो टोटल कितना है, 3 रुपीज, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, है ना। 2 किलोग्राम इस्तेमाल होना है एक यूनिट में, हर किलोग्राम 1.5 रुपीज का। इसका मतलब है कि एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड में 3 रुपए का टोटल डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। आगे चलते हैं, फिर आ जाता है डायरेक्ट लेबर, है ना। डायरेक्ट लेबर में क्या होगा, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि एक यूनिट पे कितने घंटे लगने हैं। हाँ जी, एक यूनिट पे कितने घंटे लगने हैं, 0.2। कैसे कैलकुलेट किया, इसको आप पहले मिनट्स में कर दें, 60 मिनट्स लगेंगे। हाँ 24, 60 डिवाइड बाई 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। 60 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 12, है ना। ये आपके पास है मिनट्स में। मैं चले वर्किंग यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, वर्किंग में कर लेते हैं इसको। इधर आ रहे, सिक्सटी मिनट्स में 5 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो यानी कि 12 मिनट्स में हम एक यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे। यस और नो, एक यूनिट पे 12 मिनट लगाए, एक यूनिट पे 12 मिनट हमने लगाने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ टाइम पर यूनिट इन आवर्स। हम आवर्स में सारा काम करते हैं, 12/60। हाँ जी, क्लियर होगी बात, पूरा का पूरा है 0.2 आवर्स। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो स्टैंडर्ड इसमें यूजेज कितना हो गया, 0.2 आवर्स। हम लेबर को कितने रुपए फी घंटा पे करते हैं, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज 3.2 पर आवर। यहाँ पे हमने आवर्स लिया है तो हम यहाँ पे आवर्स में ही फिगर रेट लेंगे, 3.2 पर आवर। 2400 कहाँ से आया, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, उसमें वही स्टैंडर्ड लेबर वही वाला यूज किया हुआ है, ठीक है। 2400 ओवर 12,000 वो कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगेन बजट जो है वो प्रिपेयर ही स्टैंडर्ड कंजम्पशन को मद्देनजर रखते हुए करते हैं ना, ठीक है। तो वो दोनों को इंसाइड कर सकती है, ठीक है ना। 3.2 रुपीज पर आवर हो गया, लेकिन बेहतर ये वाली वर्किंग है कि आप बजटेड को इस तरह से जो पर आवर इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी को यूटिलाइज करें, ठीक है। तो आपके पास कितने रुपीज बनते हैं टोटल, जरा ये बताएं। 0.2 इंटू 3.2, ये तो वही है जो हमने ऊपर पर यूनिट कैलकुलेट किया हुआ है ना। पर यूनिट ऊपर कितना कैलकुलेट हुआ है, 0.64। तो अगर आप देखें तो हमने ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे येलो में हाईलाइट की हुई है, इसी को स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में डाला है, लेकिन अब हमने उसके अंदर स्टैंडर्ड यूजर स्टैंडर्ड रेट भी डालना है ना। फिर उसके बाद आ जाता है वेरिएबल ओवरहेड्स। जी, वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में वो क्या कह रहा है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आवर 0.8। तो यहाँ पे भी हम जाहिर सी बात है 0.2 डायरेक्ट लेबर आवर्स इस्तेमाल करेंगे, है ना। और जिसका रेट उसने बताया है 0.8 पर आवर, तो यहाँ पे आपके पास कितना बनता है 0.16। और अगर आप ऊपर देखें तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे टोटल 0.16 ही है ना, सारी फिगर्स वही सेम है। और एक आखिरी हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड ओवरहेड्स का। फिक्स्ड ओवरहेड्स में वो क्या बता रहा है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 2400। तो जरा 2400 के हिसाब से जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि आपके पास एक तो ये कि एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं। इसको वैसे इसका स्टैंडर्ड रेट इन्होंने, हाँ भाई 0.2 आवर्स ही निकल रहा है, ठीक है, 0.2 आवर्स है, सेम ही है, ठीक है। और हमारे पास रेट कितना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। वर्किंग नंबर 2 में मैं आपको बता देती हूँ कि फिक्स्ड ओवरहेड की हमने ये फिगर्स कैसे निकाली है। देखिए इधर आ जाए, जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड उसने बताया आपको, वो बताया 2400 रुपीज, है ना। मैं बता रही हूँ आपको 2400 रुपीज है, इज दैट क्लियर। टोटल बजटेड आवर्स कितने हैं, 12,000, है ना। 12,000 घंटे थे, नहीं 2400 आवर्स थे, 2400 आवर्स थे, 12,000 तो वो है यूनिट्स हैं। हाँ जी, फिक्स ओवरहेड पर आवर कितना बनता है, हाँ जी बात समझ आई, बात समझ आ गई। यहाँ पे यूजेज कितना है, यूजेज भी देख लेते हैं। यूजेज में हमारे पास क्या है, कितने आवर्स पर यूनिट लगाने हैं ना। टोटल आवर्स हमने बजटेड कितने लिए हैं, टोटल बजटेड आवर्स हैं 2400, है ना। टोटल बजटेड यूनिट्स कितने हैं, वो है 12,000।
जो आपको पर चाहिए होता है, पर यूनिट चाहिए, तो पर यूनिट का मतलब है कि डिनोमिनेटर में हमने यूनिट्स लग रखे हैं। आई होप ये फॉर्मूलाज वगैरह सबको क्लियर है ना। आपको 0.2 आवर्स पर यूनिट चाहिए, तो पर यूनिट का क्या मतलब है, आपको डिनोमिनेटर में यूनिट्स रखने हैं। तो 12,000 आपने डिनोमिनेटर में रखे, आवर्स आपने ऊपर रखे, तो आपके पास आ गया हाउ मेनी आवर्स पर यूनिट। तो हो गया सॉल्व। तो वर्किंग नंबर 2 में हमने देख लिया कि फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकलता है 1 रुपए पर आवर, और उसका जो यूजेज है वो है 0.2 आवर्स पर यूनिट। और ये बात मैं आपको बता दूं, नॉर्मली यही होता है कि जितने भी डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड के लिए उतने ही लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, अब आपने करना है इन सबका सम। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में ये चीज भी होती है। तो आपके पास कितना हो गया, 3 प्लस 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2, तो टोटल आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाता है, ₹4। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बन गया। हाँ जी, इज दैट क्लियर। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बन गया, पार्ट ए आपका हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं किसके ऊपर, पार्ट बी पे। व्हाट इज योर, वो कह रहा है व्हाट इज योर बजटेड प्रॉफिट। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे बजटेड प्रॉफिट को, बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बजटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बजटेड यूनिट्स आपको बता दिए गए, सेल्स के यूनिट्स कितने हैं 12,000, आपको प्रॉफिट पर यूनिट बता दिया गया, तो बजटेड प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट हो सकता, ज्यादा अंदर वर्किंग में जाने की जरूरत ही नहीं है। 12,000 इंटू 2 24,000, इज दैट क्लियर, है ना। तो ये आ गया पार्ट बी। सेल्स यूनिट्स के ऊपर होगा ना, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो है वो सेल्स यूनिट सोल्ड अगर डिफरेंट होता, यूनिट्स प्रोड्यूस अगर डिफरेंट होता, है ना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता कि हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 15,000, यूनिट सोल्ड बजटेड है, यानी कि बजटेड प्रोडक्शन है 15,000 और बजटेड सेल्स है 12,000, तो मुझे बताएं आप प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, 12,000 यूनिट्स पे, है ना। 12,000 यूनिट्स पे से प्रॉफिट कैलकुलेट होना था, तो बजटेड यूनिट्स आपने पिक करने सेल्स के फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। तो वो आपके पास आ जाएगा 12,000 इंटू 2 यानी कि ₹24,000। चले जी, पार्ट सी इसका क्या है, पार्ट सी वो कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हाँ जी, कैसे होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस अदर एक्सपेंसेस, है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करनी है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या हमारे पास बनता है, किस तरीके का फॉर्मेट बनता है, हम आ जाएंगे सेल्स, हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी है, ये एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो हमने एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूज करना है। हाँ जी, एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी, आपको फिगर भी दे दिया है 62,600, 10,000 यूनिट्स पर सोल्ड फॉर 62,600, तो हमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है ना। तो 62,600 हमारी है एक्चुअल सेल्स, लेस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना। अच्छा जनाब, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आ जाते हैं। अब याद रखिएगा हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट बनेंगी और हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी का पार्ट बनेगी, है ना। ठीक है जनाब, यहाँ तक आते हैं, शुरू करते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक आपके पास कोई नहीं गिवन, है ना, वर्किंग भी यहीं पे कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो आपके पास हो गया 0। फिर बारी आती है किसकी, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। आपने प्रोडक्शन कितने किए, 11,500 यूनिट्स फॉर मैन्युफैक्चर्ड। ये मैं बेसिकली यही पे फॉर्मूला क्या बनता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, है ना, ये फॉर्मूला है ना। तो मैं यहीं पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का बेसिकली काम कर रही हूँ, आप चाहें तो आप अलग से वर्किंग में कर लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का काम कैसे होगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इफ एनी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, प्लस माइनस ओपनिंग और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, ये सारी चीजें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का काम मैं यहीं पे डायरेक्टली कर रही हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कोई नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कोई भी नहीं है। इसका मतलब है जितना रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है उतना ही हमने कंज्यूम भी कर लिया ना। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए। एक्चुअल वो कह रहा है 25,000 किलोज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वर परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1.48 पर किलोग्राम। तो क्या हम अपनी एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 25,000 किलोग्राम आपने कंज्यूम किए हैं मल्टीप्लाइड बाय 1.48, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे तो हम पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं ना कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड के लिए। आई होप दैट्स क्लियर। तो 37,000 आपके पास आ गया डायरेक्ट मटेरियल। फिर बारी आती है किसकी, डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर के बारे में वो बता रहा है 2320 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्क एंड कॉस्ट ₹7540। तो इसने आपको टोटली बता दिया। तो मैं डायरेक्ट लेबर में मुझे कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने 7540 एज इट इज ले लिया, है ना। उसके बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने लेना है वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल, है ना। जरा देखते हैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन हम यूज कर चुके हैं ना एक्चुअल के। चलें, वो ये कह रहा है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स वर ₹1750, ठीक है। तो हमने ये भी ले लेना है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने 1750 एज इट इज लिख ले लिया। अब क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो अब हमने क्या लेने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लेने हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स वर 2462, क्लियर हो गई बात, 2462 ये भी हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं था, हम इन सारे कॉस्ट कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी आ गया, सारी चीजें आपके पास आ गई। आपने जब इस डब्बे को टोटल किया स्पेसिफिकली तो ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना।
यहाँ तक बात क्लियर होगी। 48752 आपके पास आ गए। आपने जो 11,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए थे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो आपके पास आ गए। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये आपका आ गया सीओजीएम, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसमें ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड लेस करना है। बात समझ आ गई। आपने जो मैन्युफैक्चर किए थे जी, यस और नो, आपने जो 11,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए थे उनकी टोटल कॉस्ट आ गई 48,752, लेकिन हमें तो चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब हमने उसमें से क्या लेस कर देना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में, हमें ये बात पता है। 11,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए थे, सेल किए सिर्फ 10,000, तो क्लोजिंग में कितने बचे हैं, 1500। अब इन 1500 यूनिट्स को किस पे वैल्यू करना है, एट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? अब बात समझ आई, ठीक है। इन 1500 यूनिट्स को वैल्यू करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो 1500 यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, तो हमने क्या लेनी है, फुल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 4 रुपीज। पार्ट डी में मार्जिनल कॉस्टिंग करनी है, तो मुझे बताएं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इन 1500 यूनिट्स पे किस पे वैल्यू करना है, इन 1500 यूनिट्स को। मार्जिनल कॉस्टिंग होता तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम 3.8 पे वैल्यू करेंगे, ये फर्क है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे कॉस्ट ऑफ उसके अंदर नहीं आएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर नहीं आएंगे, उसके अंदर फॉर्मेट ही डिफरेंट है। आई होप यू गाइस रिमेंबर, है ना। तो यहाँ पे हमने किस पे वैल्यू कर लिया, 4 रुपी पर यूनिट। तो हमारे पास ये फिगर यहाँ पे माइनस हो गई, और ये हमारे पास आ गया कि हमने जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए थे उनकी कॉस्ट है 48,752, लेकिन जो हमने यूनिट सेल किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, उसके लिए फिर हमने आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा है 42,752। इज दैट क्लियर? ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ये हमने यहाँ से माइनस किया। 1500 कैसे निकाला, हाँ जी, 11,500 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर की थी, कोई ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक नहीं है। 11,500 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए, आपने सेल किया उनमें से सिर्फ 10,000 यूनिट्स को, तो बच कितने गए, 1500। 11,500 माइनस 10,000, ठीक है। चलें, और मुझे बताएं क्या इसमें कोई एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कोई एडमिन सेलिंग एक्सपेंस नहीं बताया हुआ है ना, कोई एडमिन सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट नहीं, ठीक है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही अल्टीमेटली हमने रिपोर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर, यस और नो? हाँ जी। पार्ट डी जो है इसका, ये अब आपका आ जाता है होम असाइनमेंट। पार्ट डी में आपने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। क्या फर्क होगा, फॉर्मेट याद है, इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट याद है, क्या फॉर्मेट होगा, ऑब्वियसली बात है डिफरेंट होगा। सेल्स इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना, यस और नो। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन किस तरह से होगी, वही डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, है ना। ये तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसी तरह से होगा ना सारा। ये आ जाएगा वेरिएबल सीओजीएम, है ना, आपके पास आ जाएगा ऊपर वाला फॉर्मेट ही तो थोड़ा बहुत हम कॉपी करें। उसमें से आपने क्या लेस करना है, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लेकिन आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को किसके पर वैल्यू करेंगे, 3.8 पे, है ना। आपने उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब जो ये आंसर आएगा ये कहलाएगा आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, है ना। सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, है ना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को माइनस करना है, तो जब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट। ये सारा काम आप कर चुके हैं, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर, यस और नो? क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है मुनीबा, अब क्योंकि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं ना, अब आपको ये बात बता दी गई है कि इन्वेंट्री कैन आइदर बी वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और इट कैन बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर होगी बात, ये बात मैं आपको लिखवा करवा चुकी हूँ, ये ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू अगर होगा तो आपने सिंपली इन्वेंट्री को टोटल स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू कर लेना, जो भी आपका फीफो या एफओ के बेसिस पे जो भी आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, फीफो या एफओ के बेसिस पे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड में हमें फीफो एफओ में जाने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड एक ही होगा हर यूनिट के लिए, भले वो पहला खरीदा हो बाद में खरीदा हो, पहले मैन्युफैक्चर किया बाद में मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आपने इसको वैल्यू करना है सवाल के अंदर। अब एक और होम असाइनमेंट है, एक तो आपने इसका पार्ट डी करना है, साथ ही आपने ई और एफ भी करना है। ई और एफ क्या है, चले मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करके प्रॉफिट रिकंसिलिएशन आपने बनाना है। क्या बात समझ आई, मैं देखती हूँ ना आपको कितना समझ में आएगा। इसमें वेरियंस एनालिसिस हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं आपको होम असाइनमेंट दे रही हूँ, इसमें देखिए मटेरियल वेरिएंस भी हो सकता है, इसमें वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी निकल सकते हैं, इसमें फिक्स्ड आइडल वेरिएंस ऑब्वियसली नहीं होगा, इसमें लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस निकलेंगे, है ना। अच्छा जी, आपने क्या करना है, अब देखिए हमने दो प्रॉफिट्स निकाले ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को इस्तेमाल करके प्रॉफिट निकाला और मार्जिनल कॉस्टिंग को इस्तेमाल करके प्रॉफिट निकाला। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग वाले प्रॉफिट और बजटेड प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले प्रॉफिट के अंदर पहली बात तो ये कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस नाम की कोई चीज नहीं होगी, है ना। और उसके अंदर जहां जहां हमने स्टैंडर्ड रेट्स इस्तेमाल करने हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा,
मार्जिनल कॉस्टिंग के वेरिएंसेस निकालते हुए जहां जहां स्टैंडर्ड रेट इस्तेमाल करना है, तो मुझे बात बताइए क्या स्टैंडर्ड रेट, अगर आपको पहली बात तो ये कि उसमें आपने फिक्स ओवरहेड का कोई स्टैंडर्ड रेट यहाँ कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होगा ना, 0.2 वाली चीज जो है, मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये कहो इस्तेमाल होगा तो सिर्फ स्पेंडिंग वेरिएंस में इस्तेमाल होगा, सॉरी टोटल हमारा फिक्स ओवरहेड वेरिएंस है ना, स्पेंडिंग वेरिएंस के अंदर इस्तेमाल होगा। लेकिन आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जहां पे हम मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये 3 रेट्स ही हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? पहली बात तो ये कि आपको 4 रुपी पर यूनिट कहीं पे भी नहीं इस्तेमाल करना है ना, बात समझ आ गई? आपको 4 रुपी या 3.8 रुपीज वेरिएंसेस में कहीं इस्तेमाल नहीं करना है ना, या तो आप इस्तेमाल करेंगे ये 1.5 या 3.2 या 0.8 है ना, ये रेट्स इस्तेमाल होते हैं ना, 4 रुपी पर यूनिट तो कहीं इस्तेमाल होगा ही नहीं, पहली बात तो ये। तो मुझे बात बताइए मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते फॉलो करते हुए वेरिएंसेस कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल भी नहीं। आपने एक्जैक्टली वही फॉर्मूलाज यूज करने हैं जो हमने किया हुआ है, सिर्फ फर्क इस बात का आएगा फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्पेंडिंग वेरिएंस होगा, सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो मुझे बात बताइए क्या मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे और जो बजटेड प्रॉफिट आपने निकाला उसके दरमियान आप रिकंसिलिएशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो पार्ट ई सिर्फ मैं आपको दे रही हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी करना चाहें तो करना है, रिकंसाइल करके देख लें भले, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिर्फ आपको एक एडिशनल, चले ये भी कर लें बल्कि इसमें सिर्फ एक एडिशनल काम ही करना पड़ेगा ना, प्रिपेयर ठीक है, क्लियर होगी बात? ज्यादा काम नहीं करना है, एफ में ज्यादा काम करना नहीं है, एफ के लिए आपने सिर्फ फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एक एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है और उसको रिकंसिलिएशन में डाल देना, सिंपल एज दैट। हो जाएंगे ई और एफ। तो डी ई एफ ये 3 आपके पास काम है, क्लास वर्क नंबर 6 से रिलेट करते हैं, और एक आप होम असाइनमेंट अपना नोट कर लें। एक सेकंड में दिखाती हूँ, देवा जस्ट गिव मी अ मिनट। होम असाइनमेंट में बता दूं, दूसरा आपका है सीमा एंटरप्राइजेस, कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चन था? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपके 4 इनफैक्ट पार्ट्स हो गए है ना। एक आपके पास हो गया क्लास वर्क नंबर 6 का पार्ट डी ई एफ, जो कि मैंने खुद बनाया, ठीक है। ई मैंने खुद बनाया, ये वो क्यों बना हुआ आ गया, यूरो बना हुआ आ गया, ठीक है, डी ई एफ। और एक आपके पास हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके 2 होम असाइनमेंट्स हैं फॉर टुडे जी। अब आप कह रहे हैं कि मैं प्रॉफिट रिकंसिलिएशन दिखा दूं, तो हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये रहा जी प्रॉफिट रिकंसिलिएशन। नोट्स आपने लिख लिए ज़ेबा? और किसकी रिकंसिलिएशन होनी? बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट की रिकॉल होनी है। हाँ जी, एग्जांपल आप कह रहे हो वो तो कॉस्ट रिकंसिलिएशन में था, हाँ ये था ना। जी जनाब बिल्कुल जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी ज़ेबा हो गया? मैंने क्या टेस्ट का बताया था, बजटिंग के टेस्ट का ट्यूसडे वेडनेसडे बताया था, ठीक है ट्यूसडे वेडनेसडे जी। चलें इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। होम असाइनमेंट्स याद से कीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है कि मैंने आगे चलना है। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने वेरिएंस एनालिसिस में, उसका हमने एक सवाल देखना है, फिर हमने मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस भी देखना है, तो इंशाल्लाह ये हमारा हो जाएगा। वेडनेसडे को मुझे होता हुआ कंप्लीट होता हुआ इंशाल्लाह नजर आ रहा है। चलें जी इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा, एंड हैव अ वेरी नाइस संडे। अल्लाह हाफिज।